नमस्कार। ज्योतिष में बहुत जल्दी एक ऐसा वर्ग बन जाता है जिनको इसकी रहस्यात्मकता, इसकी गूढ़ता, इसकी डेप्थ, इसकी जरा भी जानकारी नहीं होती है और वो लोगों को सलाह देना शुरू कर देते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब आप 10,000 कुंडलियां देख लीजिए तो पहला प्रोफेशनल सलाह दीजिएगा। खैर, वो महापुरुषों की बातें हैं। आजकल तो हर चीज़ के व्यवसायीकरण का दौर है। इधर 2-3 गलत प्रवृत्तियों ने ज्योतिष में आश्रय पा लिया। जैसे कि एक बहुत प्रवृत्ति देखने में आ रही है, वो है नामों का हेरफेर। हमारे ज्योतिषी और स्पेशली जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो किसी वेस्टर्न फिलॉसफी के आधार पर नामों में बदलाव का सलाह देते हैं। स्पेलिंग में बदलाव कर लीजिए, नाम बदल लीजिए। कुछ का तर्क तो यहाँ तक है कि हम सिर्फ स्पेलिंग बदल रहे हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं। दूर से दंडवत प्रणाम है इनको। स्पेलिंग बदलने से नाम नहीं बदलेगा। व्याकरणाचार्य आपकी बुद्धि की बलिहारी। मेरा कहना यह है, किसी भी सूरत में अपने माँ बाप, दादा परदादा का दिया हुआ नाम आप न बदलें। उसका कारण क्या है? ज्योतिष में हमारा नाम क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका समेकित अध्ययन द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव से करते हैं। ये तीनों भाव कहीं ना कहीं हमारे से बड़े, हमारे से पिछली पीढ़ी और हमारे पूर्वजों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एकादश भाव हमसे ठीक बड़े भाई बहन का भाव होता है। द्वितीय भाव से हम पूरे कुटुंब को देखते हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्यों का भाव होता है। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग और हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी जो सुकृत कर गए हैं, जो पुण्य कर गए हैं, वह भी पंचमेश और पंचम भाव के नक्षत्रों में संचित होता है। अब ऐसे में आपने किसी सतही ज्योतिषी के कहने पर अगर अपना नाम बदल लिया तो ये द्वितीय, पंचम और एकादश आपको अच्छा फल नहीं देंगे। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको तृतीय, छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में आपको लाभ दिखाई दे जाए, लेकिन लंबे अंतराल में और यहाँ तक कि पीढ़ियों के अंतराल में जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको नुकसान ही करेगा। इसे आप कोई शुभ लक्षण ना मानिए। कोई ज्योतिषी, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपका नाम बदलता है और आप नाम बदल लेते हैं, यह एक तरह के पितृदोष का निर्माण करेगा। यह एक तरह से आपके माता पिता या जिन्होंने भी आपका नाम रखा है, उनके मति, उनकी बुद्धि, उनकी चेष्टा, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाना हुआ। और जब हम पितरों से वैमनस्य करते हैं तो हम कहीं के रह नहीं जाते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरी प्रवृत्ति है, उस पर जरा हम बात करें। बहुत सारे एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स जो माँ पिता बनने वाले हैं, उनके प्रश्न आते हैं कि भैया, गुरुजी, सर, हमारा बच्चे का डिलीवरी होने वाला है, आप मुझे कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए। हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना है, इस चक्कर में ना पड़िए, प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। मैं खास तौर से ज्योतिषियों से कहना चाहता हूँ, आप चाहे लाख वह समय बता लीजिए कि यह शुभ मुहूर्त है, लेकिन बच्चे का जन्म
उसके पूर्व जन्मों में जो संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और जो प्रारब्ध है उसके अनुरूप ग्रह नक्षत्र लेकर ही वह कुंडली में पैदा होगा। आप उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि यह आपने सोच कैसे लिया कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं, संभव ही नहीं। आपने समय बता दिया, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन में समय लग जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट भूल जाएंगे, नर्स टाइम पे नहीं आएगी, पता चले बिजली नहीं है उस अस्पताल में, आपको इंतजार करना पड़ गया। जो एक्सपेक्टिंग मदर है उसको जल्दी लेबर पेन शुरू हो जाएगा, आपके बताए टाइम पे नहीं होगा। और अगर आपके बताए टाइम पे हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ईश्वर की इच्छा थी, प्रकृति की इच्छा थी, इसमें आपके ज्योतिष का कोई बल नहीं है। इस चीज को बहुत बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अपने आचार विचार को मॉरल कसौटी पर कसना चाहिए, ज्योतिषियों को भी और जिन ज्योतिषियों के पास ऐसे प्रश्न आते हैं वो भी। आपको पता है, अगर किसी बच्चे के जन्म का शुभ मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो कम से कम उस बच्चे में, अभी उस परिवार में जितने जीवित सदस्य हैं उन सभी की कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रीय वचन है। क्या आप ऐसा करते? और अगर आप प्रेक्षक हैं तो क्या आप अपने ज्योतिषी से ऐसा कराते हैं? आप नहीं कराते, मुझे पता है। आपको शॉर्ट टर्म रेमेडी चाहिए, तुरंत हलवा बना हुआ चाहिए। हमारा ज्योतिषी भी मेहनत नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि इस विद्या पर विश्वास उतना नहीं है जितना कि दिन रात हम एलोपैथी को गाली देते हैं और विश्वास उन्हीं पर करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो उन्हीं के पास चले जाते हैं। एक तीसरी प्रवृत्ति जिसका मैं जिक्र करूं, आजकल ज्योतिषी, वास्तुविद, न्यूमरोलॉजिस्ट, तांत्रिक, मांत्रिक, ये सब संश्लिष्ट हो जाती हैं विद्याएं। वो चलिए एक अलग बात है। हालांकि इसमें एक प्रोफेशनल डिवीज़न होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में तो सिद्धहस्त नहीं हो सकते, तो कम से कम हम उन क्षेत्रों में काम करें जहां पर हमारी एक्सपर्टीज है। ये नैतिक ईमानदारी सब नहीं दिखा पाते, वो बात ठीक है। वास्तु के क्षेत्र में मैंने देखा, भागवत कथावाचक, कोई सत्यनारायण की कथा करने वाले लोग, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, वो सम्माननीय है, लेकिन अगर उनका वास्तु का अध्ययन नहीं है, उन्होंने गुरु परंपरा से वास्तु शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, अनुभव नहीं है, तो उन्हें वास्तु में करेक्शन की सलाह देने से बचना चाहिए। आजकल क्या पैटर्न है, पंडित जी कथा करने आए और यजमान ने कहा कि भाई हमें ऐसी ऐसी समस्या और आ रही है पंडित जी ने कुछ नहीं देखा, उन्हें 4 चीज़ें पता है। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने करेक्शन करा दिया और उस करेक्शन के बाद पता चला कि हमारा वो श्रद्धालु परिवार और भी परेशानियों में आ गया। तो यह व्यवहारिक डिफरेंस कि किस क्षेत्र में मुझे इंटरवीन करना है। मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, वो मेरा क्षेत्र है। मैं ज्योतिषी हूँ, वो मेरा क्षेत्र है। मैं वास्तुविद हूँ, वो मेरा क्षेत्र है। मैं मांत्रिक हूँ, वो मेरा क्षेत्र है। यह बंटवारा ये होना चाहिए। और ये बंटवारा करने के लिए कोई गवर्नमेंट, कोई एजेंसी, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं आने वाली है। ये बंटवारे के लिए हमें अपना हृदय और मस्तिष्क ठीक ठीक इस्तेमाल करना होगा कि कम से कम जिन विद्याओं में, जिन विधाओं में हम पारंगत नहीं हैं, उनमें हाथ डालने से बचे। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव की विद्याएं हैं। इसमें होम करते बहुत लोग हाथ जला चुके हैं। इतिहास इस बात की गवाही है। इन 3 बिंदुओं पर आज मेरा मन हुआ आपके बीच बात रखने का। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।